नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। हम क्वाइट श्योर कि अभी तक आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए होंगे, सर ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है क्या। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से बिलोंग करते हैं, अगर ये आपको ऑप्शनल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में या फिर स्टेट पीएससी में, आई एम क्वाइट श्योर कि यू हैव हर्ड ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, नॉट जस्ट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी एटसेट्रा। इमैनुअल वॉलस्टीन ने दी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, आई एम क्वाइट श्योर कि यू नो। लेकिन फॉर दोज हु डू नॉट नो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, आज हम लोग जानेंगे ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, ये कोर पेरिफेरी मॉडल है क्या। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो इंपीरियलिज्म या फिर नियो कॉलोनियलिज्म, एक साइलेंट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म कैसा होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक जीता जाता एग्जाम्पल देखेंगे 21st सेंचुरी का एग्जाम्पल जो हमारे सामने चल रहा है, विच इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर दिस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। यहाँ पे हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं पाकिस्तान और चाइना की। कैसे चाइना एक कोर कंट्री है और पाकिस्तान एक पेरिफेरी कंट्री है, और कैसे चाइना फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान का, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। अगर आप सोच रहे हैं सर ये तो डिस्कशन चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के बारे में, हाउ इज़ इट रेलेवेंट फॉर मी फ्रॉम माय एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स सिंपल से सवाल बन सकते हैं अबाउट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, नियो इंपीरियलिज्म के बारे में, नियो कोलोनियलिज्म के बारे में, जहाँ पे आप अच्छा उदाहरण दे सकते हो ऑफ द करंट डे चाइना पाकिस्तान रिलेशंस, हाउ चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग कोलोनियलिज्म की बात करते हैं, हम भी कोलोनियलिज्म के शिकार रह चुके हैं, इजंट इट राइट। इंडिया की अगर बात करें तो ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल किया है। जब ब्रिटिश था एक नेकेड कोलोनियलिज्म था, बिल्कुल मर्केंटलिज्म उनका प्रिंसिपल था, जहाँ पे उन्होंने इंडिया को एक फैक्ट्री बना रखी थी। इंडिया वॉज अ फैक्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, यानी कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल भेजेंगे ब्रिटेन को, वो ब्रिटेन में पहुंचेगा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में था, यानी कि उनकी इंडस्ट्रीज को हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी प्रोडक्ट को वो वापस लाके इंडिया में बेचेंगे। यानी कि अल्टीमेट फायदा किसे हो रहा था, अल्टीमेट फायदा ब्रिटेन को हो रहा था। अब दिस वाज द कोलोनियलिज्म। तो नियो कोलोनियलिज्म या फिर नियो इंपीरियलिज्म क्या है। इमैनुअल वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यही डिफाइन करती है कि 20th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में अभी क्या चल रहा है। अभी एक नया फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम बन चुका है, जहां पे कोर कंट्रीज, आई वुडंट कॉल कोलोनियल कंट्रीज बट कोर कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग द पेरिफेरी कंट्रीज। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाउ चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग पाकिस्तान। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस डिस्कशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट www.studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट आर कोर्सेस। इन कोर्सेस से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। एंड रिमेंबर टू चेक आउट विद द कोड राहुल33। जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, कूपन कोड इस्तेमाल करें राहुल33, जिससे कि आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करके वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है क्या। मैंने आपको ऑलरेडी कॉलोनियल स्टोरी सुना दी। कॉलोनियलिज्म क्या था, कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया में क्या था। इंडिया का जो ऑलरेडी अग्रेरियन सिस्टम था उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर भी उनके हिसाब से बनवाया, इंडिगो कल्टीवेशन शुरू कर दिया, कमर्शियल क्रॉपिंग शुरू कर दी, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। इंडिया के जो आर्टिस्ट थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वी वर नोन फॉर मस्लिन क्लॉथ, वी वर नोन फॉर सिल्क, सभी चीज़ों की बर्बादी कर दी। उन्होंने इंडिया को एक ऐसा लैंड बनाया, एक ऐसी जगह बनाई जिससे कि इंडिया रॉ मटेरियल देगा ब्रिटेन को, ब्रिटेन उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें देगा। एक कैपिटलिस्ट सेटअप उन्होंने बनाया। अब 1945 के बाद तो कोलोनियलिज्म खत्म हो गया, हम कह सकते हैं 1960 हैज़ बीन द ईयर ऑफ डीकोलोनाइजेशन, अफ्रीकन डीकोलोनाइजेशन हो गया था। लेकिन उसके बाद भी स्पेशली जो पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर है वो कहते हैं कैपिटलिज्म आज भी बरकरार है एज अ वर्ल्ड सिस्टम। अभी नेकेड कोलोनियलिज्म नहीं है, नेकेड इंपीरियलिज्म नहीं है, मर्केंटलिज्म आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक वर्ल्ड सिस्टम बन चुका है ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ऑफ सोशल चेंज, जहाँ पे अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि कोलोनाइजर्स हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जो कोर हैं और वो दूसरे पेरिफेरल कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इनफैक्ट ये जो छोटा सा डायग्राम है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का, ये आपको पूरी तरह समझा देगा क्या हो रहा है। कि भैया रॉ मटेरियल, ये जो पेरिफेरल कंट्रीज है यहाँ से रॉ मटेरियल और चीप लेबर पहुंच रहा है कोर को, कोर इसको प्रोसेस कर रहा है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहा है, हाई कॉस्ट कंज्यूमर गुड्स भेज रहा है पेरीफेरी को,
राइट। और ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का एक प्रोमिनेंट आइडिया दिया है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। इनफैक्ट अगर आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए मैं आपको समझाया जाता हूँ इसका प्रीकर्सर क्या था। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आने से पहले आपको याद होगा व्लादिमीर लेनिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश किया था, पैम्पलेट दिया था, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे लेनिन ने बताया था कि कैपिटलिज्म एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बन चुका है जहाँ पे उन्होंने एक डिपेंडेंसी बना रखी है। तो हम लोग वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का जो प्रीकर्सर है उसे डिपेंडेंसी थ्योरी समझते हैं। डिपेंडेंसी मतलब डीकोलोनाइजेशन होने के बाद भी जो भी पहले कोलोनाइजर्स थे अब वो ग्रेट कंट्रीज बन चुके हैं, उनकी इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने दूसरी जो भी डीकोलोनाइज कंट्रीज है उन्हें एक डिपेंडेंसी बना के रखी है, यानी कि ये है कैपिटलिस्ट कंट्री और ये है डिपेंडेंट कंट्री। तो ये जो कंट्री है जो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एट द इंटरनेशनल सिनारियो ये डिपेंडेंट है इन कैपिटलिस्ट के ऊपर। अब बस इसका नाम बदल दिया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब केवल इमैनुअल वॉलरस्टीन नहीं, बहुत सारे डिपेंडेंसी स्कूल के थेरिस्ट हैं, जैसे कि पोस्ट मार्क्सिस्ट थेरिस्ट हो गए, समीर अमीन है, एंड्रे गंडरफंक है, देयर इज क्रिस्टोफर चेस डन। इनफैक्ट अगर आप सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, सोशियोलॉजी में आपने ज़रूर सुना होगा नाम जॉन मायर का, राइट। जॉन मायर ने एक वर्ल्ड पॉलिटी थ्योरी दी है विच इज़ आई वुड से एनालगस टू दिस, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली है क्या। इसमें एक टर्म इंक्लूड किया इमैनुअल वॉलरस्टीन ने, सेमी पेरिफेरी का। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड सिस्टम में सेमी पेरिफेरी जो है ये इट इज़ एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर कैसे कि पेरिफेरी कंट्री से जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं उसका थोड़ा सा फायदा मिल रहा है सेमी पेरिफेरी को, जिसकी वजह से सिस्टम अभी प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन मोर और लेस आप समझ लीजिए कि कोर और पेरिफेरी मॉडल ही है कि पेरिफेरी को, यानी कि जो छोटी कंट्री है जहाँ पे रिसोर्सेस है, उस कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय द कोर कंट्री, आई वुड से द ग्रेट इकोनॉमिक पावर्स पहले, या फिर आई कैन यूज द टर्म हेजेमन्स। अर्लियर इट वॉज ब्रिटेन, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड टुडे टू अ लार्ज एक्सटेंट चाइना। तो एक 3 टियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पे अनइक्वल एक्सचेंज है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वेल्थ, एसिमेट्रिकल इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक का शोषण हो रहा है दूसरे को फायदा मिल रहा है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। ये 3 पैरामीटर्स हैं या फिर ये 3 डायमेंशंस है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। सिंपल टर्म्स, इन अ नटशेल, कोर कंट्री वो है, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म कोलोनाइजर, कोर कंट्री वो है जो किसी दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाकर, यानी कि उसको कोर कंट्री ने उस दूसरी पेरिफेरी कंट्री को कंप्लीटली निर्भर कर दिया है अपने ऊपर। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहे हैं पेरिफेरी से कोर कंट्री को, और फाइनल प्रोडक्ट्स जो है कोर कंट्री से उस पेरिफेरी को जा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया पहले, वही आज भी ये है। That means a new form of colonialism is there, a new form of imperialism is there, a new form of mercantilism, silent mercantilism is still prevalent in 21st century. चलिए इस चीज़ को समझते हैं चाइना और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। देखिए चाइना और पाकिस्तान को, अब स्पेशली पाकिस्तान में तो कहते हैं कि चाइना हमारा आप्त मित्र है, राइट, यानी कि एक ऑल वेदर फ्रेंड है, एक आयन फ्रेंडशिप है हम दोनों के बीच में, बिल्कुल। और अगर 21st सेंचुरी की बात करें, बहुत से जो एक्सपर्ट्स है इकोनॉमी से वो कहते हैं CPEC प्रोजेक्ट ने और भी स्ट्रेंथन कर दिया है चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को। अब जो सपोर्टर है CPEC के, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको हेल करते हैं, यानी कि उसकी तारीफ करते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदे मिले हैं। लेकिन इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं जो अल्टीमेटली कहते हैं कि हम लोग धीरे धीरे कॉलोनाइज हो रहे हैं और चाइना के हम लोग एक कॉलोनी बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉलोनी बन रहे हैं। और यही चीज़ बताती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स दैट न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन, जहाँ पे चाइना एक कोर कंट्री है और पाकिस्तान एक पेरिफेरी कंट्री है। चलिए इसको समझते हैं क्यों हम लोग ये आर्गूमेंट कर रहे हैं। देखिए अगर पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बात करें, रॉ मटेरियल क्या जा रहा है चाइना में, हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल एक्सपोर्ट्स, राइट। पाकिस्तान में मेटल रिसोर्सेस है। अगर हम लोग पिछले 6-7 सालों के मेटल एक्सपोर्ट्स देखिए पाकिस्तान के, ऑफ कोर्स धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, राइट। 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस हुआ और CPEC अनाउंस हुआ। जब से CPEC अनाउंस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में डेवलप भी हुआ है, जिसकी वजह से उनके मेटल एक्सपोर्ट्स ज़रूर बढ़े हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात करें, बहुत से लोग जो CPEC के सपोर्टर हैं वो कहते हैं
$70 बिलियन प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, एनर्जी प्रोडक्शन आया है, उनकी माइनिंग सेक्टर को भी काफ़ी पुश मिला है, जो पहले हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थे वो कम हुए हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके मेटल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, करेक्ट। लेकिन ये मेटल एक्सपोर्ट्स जा कहाँ रहे हैं? अब इसमें भी मेटल एक्सपोर्ट्स में से हम बात कर रहे हैं कॉपर की। ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर कहाँ गया है 2016 से अगर आप देखिए 2020 तक? वेयर हैज़ द कॉपर गॉन? इट हैज़ गॉन टू चाइना, राइट। इन जनरल मेटल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज, उसमें से कॉपर हैज़ गॉन टू चाइना लार्जली, यानी कि चाइना ने पाकिस्तान का कॉपर इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम लोग 2014 की बात करें, केवल 50 मिलियन कॉपर जाता था फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। बाई 2020 द फिगर इज 410 मिलियन वर्थ ऑफ कॉपर नाउ गोज टू चाइना। और कॉपर बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। यहाँ पे अगर लाइट है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो बिजली कहाँ से आ रही? बिजली के तारों में तो वो कॉपर ही तो है, बिजली के तार मतलब कॉपर ही तो है। और अगर आप यही रॉ मटेरियल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, व्हाट इज द रॉ मटेरियल विच इज नाउ मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू द कोर, दैट इज चाइना, इट इज कॉपर। और इन जनरल मेटल एक्सपोर्ट्स, राइट, मेटल जा रहा है यहाँ से। मेटल क्या है? रॉ मटेरियल तो है, उस रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस करूंगा, उसके बाद ही तो मैं डेवलप हो सकता हूँ। तो कॉपर जा रहा है चाइना को। अब चाइना इस कॉपर को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल, राइट। चाइना इसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में, सोलर पैनल्स बनाने में, और गो ग्रीन चाइना, राइट, गो ग्रीन चाइना को डेवलप करने में भी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि सर चाइना भी तो अभी पाकिस्तान के ऊपर निर्भर हो गया ना, कि चाइना को कॉपर कहाँ से जा रहा है? पाकिस्तान से जा रहा है, तो वो भी डिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान के ऊपर, राइट। अगेन यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि चाइना की जो कॉपर की डिमांड है केवल 3% फुलफिल करता है पाकिस्तान, एंड द अदर पार्ट कम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान कंप्लीटली फॉर कॉपर ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड द आर्गूमेंट हियर कि कॉपर जा रहा है, कॉपर एक बेसिक मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जो चाइना को जा रहा है, और चाइना बेसिकली इन चीज़ों को खुद के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, आप एक और चीज़ भी आर्ग्यू कर सकते हो कि सर चाइना पैसा तो दे रहा है, राइट, लेकिन आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि केवल पैसा नहीं जा रहा है, पैसे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी भेज रहा है चाइना अपने। चाइना ने कहा है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, क्लाइमेट गोल्स उनके भी हैं। तो जो CPEC के साथ, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, तो ऑल वेदर फ्रेंड ने आपको पैसा तो दिया हुआ है, इस पैसे के साथ आपको पोल्यूशन भी दे रहा है। अगर हम लोग बात करें जो कॉपर एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, उससे उन्हें डॉलर मिल रहा है, ठीक है, आर्गूमेंट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर हम लोग देखें, ये जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये पेनलेस नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मेन जो कॉपर माइन है वो है सैंदक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट, और सैंदक आता है बलूचिस्तान में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं एनवायरनमेंट को लेकर, रेजिंग दी वेजेस को लेकर। ऑलरेडी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ रहा है, वायलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पे हो चुकी है। तो चाइना ने प्रॉब्लम्स भी भेजी हैं, पैसा तो भेज ही रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स भी भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें CPEC बनाने के लिए, तो इतने सारे लोन दिए, तो आपको लोन भी तो वापस करना है। पाकिस्तान इज राइट नाउ इन डेट ऑफ चाइना, एंड यस दे आर अर्निंग सम एक्सपोर्ट मनी, लेकिन उनकी लोन रीपेमेंट, उनके इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं दैट दे आर गेटिंग इनडेटेड टू चाइना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कॉलोनिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान का। एक जीता जागता एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया, रॉ मटेरियल मेटल एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं चाइना को। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, चाइना पैसा भेज रहा है, पैसे के साथ साथ पोल्यूशन भी भेज रहा है, राइट। लेकिन वापस पाकिस्तान को क्या भेज रहा है? मनी इज देयर ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाट एल्स? नाउ इफ यू लुक एट टॉप सोर्सेस ऑफ पाकिस्तान मशीन एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, यानी कि पाकिस्तान मेटल भेज रहा है चाइना को, चाइना उन्हें मशीन और दूसरी टेक्नोलॉजी भेज रहा है। पिछले 10 सालों का अगर आप डेटा देखें, कंटिन्यूसली मशीन एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान are increasing. Continuously they are increasing, right? If you can see here, not just machine imports, but in general अगर आप imports देखें, imports कहाँ से आ रहे हैं? imports सबसे ज़्यादा आ रहा है चाइना से। This blue line is China which is continuously increasing. UAE से जो imports आ रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। US के imports stagnant है या फिर completely कम हो रहे हैं। इससे clearly पता चल रहा है what? This is the core dependency model I told you, that the raw material is moving from Pakistan to China. चाइना वहाँ से गुड्स भेज रहा है आपको, मशीन्स भेज रहा है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भेज रहा है, दूसरे इंपोर्ट्स भी आपको भेज रहा है, राइट। दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ कोर एंड पेरिफेरी मॉडल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या ये फिनोमेना रिसेंट है? पिछले एक दशक में क्या पाकिस्तान एक
पेरिफेरी बना है? द आंसर वुड बी नो. व्हाई? पाकिस्तान हैज बीन अ पेरिफेरी फ्रॉम बिफोर, राइट? क्योंकि दे आर नेवर एबल टू डेवलप ऑन देयर ओन, राइट? द प्रॉब्लम इज देयर इंडस्ट्री हैज नेवर एबल टू डेवलप ऑन देयर ओन. क्यों? क्योंकि पहले गॉडफादर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज गॉडफादर है चाइना. They have been a periphery before. The only thing that has happened is the core has changed. पहले से ही पाकिस्तान इस core periphery मॉडल में फंसा हुआ है, केवल कोर बदला है. अगर आप सुशांत सरीन की बात देखिए यहाँ पे, पहले यूएस वॉज द प्रिंसिपल पेटर्न ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली आफ्टर लॉन्ग हाइटिस. लाइक पाकिस्तान प्रॉफिटेड इनॉर्मसली. उन्हें पाकिस्तान को पैसा मिला, मिलिट्री एड मिला, बहुत सारी ग्रांट्स मिली, ट्रेड डील्स मिली, उन्हें पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिला एट इंटरनेशनल फोरा. लेकिन अब यूएसए इज नॉट द कोर, राइट? यूएसए की हेजिमनी कम हो रही है. पहले एक हेजिमन था, अभी दूसरा हेजिमन है, दैट इज चाइना. फॉर पाकिस्तान, चाइना इज द न्यू अमेरिका टुडे. पाकिस्तान इज नाउ डीपली इन हॉक विथ चाइना कंप्लीटली. तो क्या हुआ है? दे हैव बीन अ पेरिफेरी, अभी बस कोर बदला है फ्रॉम यूएसए टू चाइना. तो आने वाले समय में देखते हैं कि कोर पेरिफेरी मॉडल का नतीजा क्या होगा. Right, we are already seeing some sort of political turmoil in Pakistan. But let me end this discussion with a simple food for thought. क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से रशिया और यूक्रेन की बातें कर रहे हैं, जंग चल रही है, राइट? अब जो पुतिन कर रहे हैं यूक्रेन में, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ओपन अग्रेशन, जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई, और रशिया इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, राइट? अटैक हुए ईस्टर्न यूक्रेन पे हुए, मैरियोपोल पे हुए, कीव में हुए, ऑल्दो कीव से पीछे हटे हैं. लेकिन what Putin is saying, I'm merely putting it back, I'm merely taking what was mine, right? यूक्रेन पहले मेरा था, अभी वो डायरेक्टली एक कॉन्फ्रंटेशन कर लड़ाई कर यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. लेकिन चाइना इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग पाकिस्तान स्लोली एंड स्टडीली, एंड दिस इज नॉट अ वॉर. दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो द अप्रोचेस माइट बी डिफरेंट. यहाँ पर डायरेक्ट लड़ाई करके, जंग करके एरिया को ऑक्यूपाई किया जा रहा है. यहाँ पे धीरे धीरे इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कोलोनाइज करके कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान पे कब्जा कर रहा है धीरे धीरे, विच वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर एवरीबडी इन साउथ एशिया. इसके ऊपर सभी की नज़र होनी चाहिए. कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर टू काउंटर द चाइनीज एज सून एज पॉसिबल. लेट अस होप दिस हैपन्स. डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस. जो यहाँ पे कंपैरिजन की, व्हाट पुतिन इज डूइंग, जी इज डूइंग वेरी वेरी साइलेंटली इन पाकिस्तान. Let me know your thoughts about this. Let us end this discussion here. Thank you for watching this. Jai Hind.